डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैंने अपनी डायरी से आपको कई केसेस के बारे में बताया है, लेकिन आज मैं आपको अपना पर्सनल केस बताना चाहता हूं। ये केस मेरे एक दोस्त का है जिसका नाम था भानु प्रताप। वो एक गांव के बहुत बड़े जमींदार थे और वो मेरे दोस्त बन चुके थे। उनकी उम्र 75 साल के करीब थी और उनका शरीर बहुत ज़्यादा बूढ़ा होता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत हिम्मत किया करते थे। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने अपनी बड़ी सी हवेली में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना रखी थी। वो हमेशा से चाहते थे कि वो दोबारा जवान हो जाएं, इसीलिए वो लगे ही रहते। वो तंत्र विद्या से लेकर कई तरह की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी करते थे, क्योंकि वो हमेशा से जवान रहना चाहते थे। उनका बूढ़ा शरीर अब ढलता जा रहा था और वो मरना नहीं चाहते थे। यही कारण था कि उनमें जिंदा होने का पूरा शौक था। वो हर कोशिश कर रहे थे कि वो बूढ़े से दोबारा जवान हो जाएं, लेकिन जैसा प्रकृति करती है, हमें बूढ़ा होकर मरना ही पड़ता है। लेकिन वो बहुत ही अच्छे हुआ करते थे और उनकी दोस्ती मेरे साथ बहुत ज़्यादा थी। वो कई बार मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दे दिया करते और मैं उनसे हमेशा इसका कारण पूछने की कोशिश करता, लेकिन वो इसे दोस्ती का कमाल कहते। वो मुझे कई बार अपनी गाड़ी गिफ्ट देने की बात करते, लेकिन मैं एक गाड़ी गिफ्ट में नहीं ले सकता था। वो इतने अच्छे थे कि मैं जो भी कहता वो मेरी बात मान लेते। गांव में उन्होंने बहुत ज़्यादा भला किया था। उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना रखा था। उन्होंने एक चैरिटेबल स्कूल बना रखा था। लेकिन कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी हवेली के पास लाश मिली और मुझे वहां पर जाना था। पुलिस ने इस केस को हार्ट अटैक का केस कहकर बंद कर दिया था, लेकिन मैं जानता था कि वो इस तरह से जान नहीं गंवा सकते थे। वो तंदुरुस्त रहने के लिए बहुत कसरत किया करते थे और अब भी मैं जानना चाहता था क्या उनके साथ कुछ बुरा हुआ था। भले ही उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन उनकी लाश पास के एक तालाब से मिली थी। पहले तो पुलिस वालों ने कई जगह चेक किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने मान लिया कि उन्हें सिर्फ हार्ट अटैक ही आया था। लेकिन मैं फिर भी तफ्तीश करना चाहता था। यह मेरी आदत है, मैं हमेशा हर चीज़ पर शक करता हूँ। मैं बहुत ही जल्द वहाँ पर पहुँच गया। अब वहाँ से पुलिस भी जा चुकी थी और मैं उनको मनाने की कोशिश करता रहा कि इसकी छानबीन एक बार करके देख ही लेते हैं, लेकिन मेरी मदद कोई नहीं करना चाहता था। मैं अकेला था। मैं इसकी तफ्तीश अकेले ही करने वाला था। मैं वहाँ पर पहुँचा और मैं हर जगह की तफ्तीश करने लगा। मुझे ये पता लगा कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और वो मुंह के बल पानी में ही जा गिरे। भले ही हार्ट अटैक से वो बच जाते, क्योंकि ये उनका पहला हार्ट अटैक था, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही वहाँ का नौकर उस जगह पर पहुँच गया। लेकिन उनके शरीर के अंदर पानी भर चुका था। पानी भरने के कारण वो सांस नहीं ले पाए और उनकी मौत हो गई। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात थी। मैं उनको इस तरह से मरता हुआ नहीं देख सकता था। वो तो हमेशा से जवान होना चाहते थे। अब मैं घर के एक एक हिस्से की तफ्तीश करने लगा, लेकिन वहां पर मुझे कुछ ऐसा मिलने वाला था जो मेरे शक को और ज्यादा बढ़ाने वाला था। मैं सबसे पहले उनकी वो डायरी पढ़ना चाहता था। उनकी डायरी में सब कुछ दर्ज होता है। उनके साथ जो भी हुआ, उनके साथ क्या क्या हुआ, वो सब कुछ उस डायरी में लिखा करते थे। इसी के साथ वो कई ऐसी चीज़ों को लिखा करते थे जो आम लोगों को नहीं बताई जानी चाहिए। वो लेन देन का सारा हिसाब उस डायरी में रखते थे और किसी को पता नहीं था वो डायरी कहाँ होती। सिर्फ मैं था।
मुझे ही बताया गया था कि वो डायरी कहाँ मिलेगी। वो हमेशा से कहते कि जब भी मैं मर जाऊं तो मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम ही ले लेना, चाहे तुम दान कर देना या कुछ भी कर देना, लेकिन जो तुम्हारा मन हो वही करना, किसी के दबाव में मत आना, भले ही तुम इसका इस्तेमाल कर लेना। वो हमेशा मुझसे यही कहा करते और मैंने उनकी डायरी खोल ली। उसमें भी बहुत चीज़ें बताई गई थी। वो क्या क्या कर रहे थे। वो तंत्र विद्या से दूसरी दुनिया से वापस आना चाहते थे, लेकिन वैसा आसानी से नहीं किया जा सकता। इसी के साथ वो ऐसी जड़ी बूटियां बनाना चाहते थे जो शरीर को जवान कर सकें, लेकिन अंत आते आते वो इन जड़ी बूटियों को छोड़ चुके थे। वो जान गए थे ऐसा नहीं किया जा सकता। हमारी आत्मा भी शरीर को छोड़ने का इंतजार करती है। जैसे ही हम बूढ़े हो जाते हैं, आत्मा तैयार होती है एक शरीर को छोड़ने के लिए और दूसरी दुनिया में जाने के लिए। उन्होंने इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रखे थे। मैं नीचे वाले तहखाने तक में गया। जो जो डायरी में बताया गया था मैं उस हर जगह पर जा चुका था। नीचे तहखाने में बड़ी बड़ी मशीनें रखी गई थी। वहां पर बड़े बड़े जनरेटर रखे गए थे ताकि उससे बिजली बनाई जा सके और उन मशीनों को दी जा सके। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर यहाँ पर ये मशीनें कब लाई गई, लेकिन वो पिछले कई हफ्तों से यही काम कर रहे थे। लेकिन अंत आते आते उस डायरी में बहुत अजीब चीज़ें थी जो मुझे पहले पता नहीं थी। कोई उनको धमकी दे रहा था। कोई जान गया था कि वो क्या कर रहे हैं और वो उन्हें फंसाना चाहता था। वो उनको धमकियां दे देकर पैसे निकालना चाहता था। इसी के साथ उस आदमी को कुछ ऐसा भी पता था जो मुझे भी नहीं पता था। शायद कोई गलती जो उन्होंने की थी उसे वो आदमी जान गया था और उनको धमकियां दे देकर पैसे हेंटना चाहता था, लेकिन उसका नाम उस डायरी में नहीं बताया गया था। कुछ भी ऐसा उस डायरी में नहीं बताया गया था। यही मुझे ज़्यादा परेशान कर रहा था। मैं उस डायरी के अंत तक पहुंचा और आखिरी पन्ने पर मेरे लिए एक मैसेज था। वहां पर लिखा गया था, शायद मैं जल्द ही मर जाऊंगा। मैं इसका कारण भी इस डायरी में नहीं बता सकता। इस डायरी को अगर किसी ने पढ़ भी लिया तो वो भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं बता सकता। लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारा दिमाग कितना है, तुम उसे ढूंढ ही सकते हो। तुम पूरी कोशिश करना। शायद मैं जल्द ही मर जाऊंगा। मेरे कातिल को छोड़ना नहीं। अगर वो मुझे मार पाया तो तुम भी उसे छोड़ना नहीं, उसे जेल तक पहुंचा कर रहना। ये मैसेज मेरे लिए था। मैं जान गया था कोई उन्हें मारना चाहता था। मुझे पहले से ही शक था और अब मुझे इस शक पर एक पूरा सबूत मिल गया था। मैं सीधा पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस ने मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की। वो बिल्कुल मान नहीं रहे थे कि इस मैसेज में उनके कत्ल की कोई जानकारी दी गई है। आखिर इसमें कहाँ बताया गया है कि किसने उन्हें मारने की कोशिश की। लेकिन मैं उन्हें कह रहा था कोई पहले से उन्हें मारना चाहता था, इसमें साफ साफ लिखा है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। मैं खाली हाथ वहां से आ गया। अब मुझे खुद ही पता करना था उन्हें मारना कौन चाहता था। मुझे घर की तलाशी लेनी थी। मुझे हर जगह देखना था। मुझे उस आदमी का पता लगाना ही था जो उन्हें मारना चाहता था। ये हवेली इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि मुझे कई दिन लगने वाले थे, लेकिन मैं यहाँ का एक एक कोना तलाशने वाला था। सबसे पहले मैंने तलाश शुरू की उस तालाब से। वहीं पर ठाकुर साहब की वो लाश मिली थी। मैं वहाँ पर जाकर ये देखना चाहता था क्या वहाँ पर कोई सबूत है, क्या किसी के पैरों के निशान वहाँ पर छपे हुए हैं। लेकिन मैं पूरा दिन वहाँ पर तलाश करता रहा, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन वो तालाब इतना साफ था, मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या उसकी सफाई की गई थी, क्या लाश मिलने के बाद उसे भी साफ किया गया था। उसका पानी कांच की तरह साफ था, इतना साफ जैसे उसे नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। मैंने नौकर से पता भी किया और उसने भी यही कहा कि इस पानी को हमेशा साफ रखा जाता है। ठाकुर साहब ये हमेशा कहा करते थे
कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे काम हमेशा ऐसे ही होते रहने चाहिए। ये तालाब हमेशा साफ रहना चाहिए, इसलिए सुबह के वक्त इसे साफ किया जाता है और नया पानी भरा जाता है। सच में इतना साफ पानी था और मैं इसमें कोई सबूत ढूंढ भी नहीं सकता था। शाम होते होते मैं थक चुका था और मैं नहाना चाहता था, लेकिन मुझे पता लगा कि अंदर टंकी में पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऐसा यहाँ पर अक्सर होता है, लेकिन ठाकुर साहब की तरह मैं भी अब इस तालाब में नहाना चाहता था। वो भी यहाँ पर शाम के वक्त ही नहाया करते थे। मैंने सोचा शायद मैं उनकी कॉपी करूँगा तो समझ में आएगा कि वो पूरा दिन क्या करते थे और यहाँ से मैं कुछ न कुछ ढूंढ ही पाऊँगा। शाम के वक्त मैं वहाँ पर नहाना शुरू हो गया। मैं उस तालाब में तैर रहा था। कांच जैसे तालाब में तैरना कैसा लगता है मैं जानता था। मैं पहले भी यहाँ पर नहा चुका था। मैं यहाँ पर जैसे जैसे तैरता जा रहा था, मुझे नीचे की मिट्टी नजर आ रही थी। यह तालाब ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बिल्कुल साफ पानी। लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी टांग पकड़ी हो। मुझे ऐसा लगा जैसे उस तालाब में कोई और भी है। उसने मेरी टांग पकड़ी और एकदम से छोड़ दी। मैं पीछे मुड़कर देखने लगा, वहां पर कोई नहीं था। बिल्कुल कांच जैसे पानी में अगर कोई होता भी तो मुझे नजर आ जाता, लेकिन वो कोई मछली नहीं थी, कोई जानवर नहीं था, वो इंसानी हाथ जैसा था। लेकिन मैं सोचने लगा यहाँ पर कौन हो सकता है, मुझे भ्रम हुआ होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे फिर से लगा किसी ने मेरी टांग पकड़ी हो। उसने मेरी टांग पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश की, मुझे जैसे डुबोने की कोशिश की हो। मैं नीचे गया, मेरी थोड़ी सी सांस फूली, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ लोगों ने मुझे धक्का दिया हो। बिल्कुल उन हाथों को मैं अब भी महसूस कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे धक्का दिया और पानी के ऊपर फेंक दिया। मैं जल्दी से उस तालाब से बाहर निकला और पीछे मुड़कर तालाब के अंदर देखने लगा। वहां पर कोई नहीं था। जिसने मुझे खींचा ना तो मुझे वो नजर आया, और जिसने मुझे धकेला ना ही मुझे वो नजर आया। मैं ऐसे एहसास पहले भी कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ शैतानी आत्माएं या भूत प्रेत किस तरह का एहसास करते हैं। मुझे लगा कि उस तालाब में कोई ना कोई ऐसी शक्ति तो है, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो मेरी मदद कर सके। तो मैं उस तालाब से थोड़ा दूर ही हो गया। अगर मुझे कहीं पर कुछ और नहीं मिला तो मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि अब मुझे ये भी शक होना शुरू हो गया था कहीं किसी भूत प्रेत ने उन्हें मारने की कोशिश तो नहीं की। मेरे मन में ये सवाल भी था, लेकिन पहले मुझे और चीज़ों की तफ्तीश करनी थी। उस रात मैं ठाकुर साहब के उस बेडरूम में ही सोया। मैं वहाँ पर भी कुछ देखना चाहता था, लेकिन रात के वक्त मुझे वहाँ पर भी बहुत ही अजीब से एहसास हुए। मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ आसपास कोई है। मुझे छूने का एहसास हुआ। कई चीज़ें अपने आप हरकत करती, कई चीज़ें हिलती। मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे कान के पास कोई सांस ले रहा हो। मुझे ऐसा एहसास होता जैसे आसपास कोई चल रहा हो। मैं बाथरूम जाता तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई उस दरवाजे को जानबूझकर बंद करना चाहता है। मुझे उस दरवाजे को खोलने में बहुत जोर लगता, जैसे कोई मुझे अंदर बंद रहने देना चाहता है और बाहर नहीं निकलने देना चाहता। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता कि वहां पर कोई एक आत्मा नहीं बल्कि कई आत्माएं हैं। एक ही वक्त पर अलग अलग जगह पर हरकत होती। ऐसा लगता जैसे कई लोग आसपास घूम रहे हों। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता, लेकिन बाहर मुझे कोई नज़र नहीं आता। वहाँ पर कुल 5 नौकर थे जो हमेशा नीचे ही रहते। मुझे उन पर भी शक था और अगली सुबह मुझे उनसे बातचीत करनी थी। मुझे उनसे जानना था आखिर जब ठाकुर साहब मरे तो वो कहाँ पर थे। अगले दिन मैंने सब नौकरों से तफ्तीश की। मैंने उनसे हर बात पर सवाल पूछा और उन्होंने मुझे सब कुछ बताना शुरू कर दिया। वो सब घर के अंदर ही थे जब ठाकुर साहब बाहर मारे गए, लेकिन किसी को ये पता नहीं लगा कि वो बाहर कब गए। वो ज़्यादातर अंदर ही रहते और शाम के वक्त ही उस तालाब के पास जाते।
उसके बाद वो उस पास वाले पेड़ के पास जाती और वहाँ पर वो 1 घंटा बिताती। उस पेड़ के साथ वो किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो वापस आ जाते। लेकिन इस बार तो वो दोपहर को ही उस तालाब के पास चले गए थे। किसी को पता नहीं लगा वो कब बाहर मारे गए। लेकिन मुझे इसके बाद उन्होंने और भी कई चीज़ें बताना शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि वो इस चीज़ को बताया करते थे कि नीचे वो ऐसी मशीन बना रहे हैं जिससे वो जवान हो जाएंगे। वो दूसरी दुनिया का रास्ता खोल सकते हैं जहाँ से आत्मा जा भी सकती है और आ भी सकती है। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा नाम भी बताया जिसके साथ ठाकुर साहब की लड़ाई हो चुकी थी। ये थे डॉक्टर वीरपाल, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े डॉक्टर थे। वो ठाकुर साहब के साथ मिलकर एक ऐसी जड़ी बूटी बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे हमारी कोशिकाएं हमेशा बनती रहें। हमारे सेल बनते रहेंगे तो हम बूढ़े नहीं हो सकते। यही कारण था कि दोनों मिलकर ऐसी जड़ी बूटी बना रहे थे। लेकिन एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। ये लड़ाई काफ़ी देर तक चली और उसके बाद वीरपाल गालियां निकालते हुए बाहर चले गए। अब मुझे एक सस्पेक्ट मिल चुका था जिसके साथ ठाकुर साहब की लड़ाई हो चुकी थी, और वो लड़ाई ज़्यादा पुरानी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो गालियां निकालता हुआ गया तो मुझे शक था उन दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई होगी। मुझे डॉक्टर वीरपाल के पास जाना ही होगा, उनसे बातचीत करनी होगी और जानना होगा आखिर उस दिन हुआ क्या था। मैं अब दोपहर के वक्त ही डॉक्टर वीरपाल के पास पहुंच गया। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो मुझे जानते थे कि मैं ठाकुर साहब का बहुत अच्छा दोस्त था। उनके साथ लड़ाई शायद मेरे लिए भी बुरी थी। वो मेरे साथ भी बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें किसी तरह मना ही लिया। उसके बाद उन्होंने बात करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब बहुत पागल हो चुके थे, उनका दिमाग फिर चुका था, वो जिंदा होना चाहते थे। वो ऐसी जड़ी बूटियां बनाने के पीछे पागल हो चुके थे जिससे वो हमेशा जवान रहे। वो अपना सारा पैसा खराब करते जा रहे थे। उन्होंने ऐसी ऐसी मशीनें मंगा रखी थी जिससे वो आत्माओं को कंट्रोल कर सके। वो कई तांत्रिकों के साथ भी कांटेक्ट में आ चुके थे। वो जानते थे वो जल्द ही मरने वाले हैं, लेकिन वो उससे पहले कुछ ना कुछ करना चाहते थे। हमने कई तरह की दवाइयां बनाने की कोशिश की, लेकिन सच में कोशिकाओं को मरने से नहीं रोका जा सकता। मेरी उनके साथ लड़ाई इसीलिए हुई क्योंकि मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि चाहे हम 100 साल और लगे रहें, हम वैसी दवाई नहीं बना सकते। इसकी कोशिश तो बहुत सारे राजा महाराजाओं ने की है। कई विदेशी अरबपति अब भी इसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। उसी दिन मेरी ठाकुर साहब के साथ लड़ाई हो गई। वो मुझे गालियां निकालना शुरू कर चुके थे। वो कह चुके थे, तुम्हारे आयुर्वेद से मैं जिंदा नहीं हो सकता, तो यकीनन मेरी तंत्र विद्या से ऐसा हो सकता है। मैं मशीनें बनाकर आऊँगा, मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। इसके बाद मैंने डॉक्टर वीरपाल को कहा कि आपको तो पता है उनकी उम्र कितनी थी। उनका शायद दिमाग फिर चुका था। उनके साथ इस तरह से बोलकर नहीं आना चाहिए था। लेकिन उसके बाद डॉक्टर वीरपाल ने बताया कि उनकी लड़ाई इस कारण नहीं हुई, बल्कि वो तो मुझसे सौदा करना चाहते थे। वो मुझे 50 करोड़ रुपए दे सकते थे और उनका कहना था कि ये सारे पैसे मेरे परिवार को मिलते, मुझे नहीं। मैंने डॉक्टर वीरपाल से कहा, आपके परिवार को वो कैसा पैसा देना चाहते थे और आपको क्यों नहीं? तो डॉक्टर वीरपाल ने एक अजीब सी बात बताई। उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब कह रहे थे कि अगर मैं उन्हें अपना शरीर दे दूं तो वो मेरे परिवार को पैसे दे देंगे। मैं इस शरीर को छोड़कर उन्हें दे दूं, उनकी आत्मा मेरे शरीर में आ जाएगी। उसके बाद वो मेरे परिवार को पैसे दे देंगे और मुझे इस दुनिया को छोड़ना होगा। लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने मुझे बहुत सारी लालच दी, मुझे धमकाने की कोशिश की, मुझे मारने की धमकियां दी। लेकिन इसी कारण मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें गालियां निकालना शुरू कर दी। भले ही मैं उनका अच्छा दोस्त था,
लेकिन इस तरह की बातें मैं नहीं सुन सकता था। उस दिन मैं उनसे लड़कर वापस आ गया। मैं डॉक्टर वीरपाल से ये बातें कर रहा था, लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैं ठाकुर साहब को ऐसा मान ही नहीं सकता। वो तो बहुत अच्छे थे, वो तो अच्छी अच्छी चीजें कर रहे थे। भले ही वो जवान होना चाहते थे, लेकिन वो इसके लिए किसी को मार नहीं सकते थे। मैं थोड़ी बहस करके डॉक्टर वीरपाल के ऑफिस से वापस आ गया। उसके बाद मुझे फिर से तफ्तीश करनी थी। मुझे अब डॉक्टर वीरपाल पर कम शक था और मुझे ये जानना था आखिर ठाकुर साहब करना क्या चाहते थे। उस शाम मैं उस पेड़ के पास गया। उस पेड़ के पास वो 1 घंटे तक बैठे रहते थे। आखिर वो वहाँ पर करना क्या चाहते थे? मैं वहाँ बैठा ये जानने की कोशिश कर रहा था। वो पेड़ था भी बहुत ही अजीब। ऐसा पेड़ मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसका हर पत्ता अलग था, जैसे वो किसी और पेड़ का पत्ता हो। मैंने कई पत्तों को तोड़कर देखा। वो नकली पेड़ नहीं, वो असली पेड़ था। ऐसा पेड़ बनाया गया था जैसे उसकी हर टहनी अलग हो, उसका हर पत्ता अलग। लेकिन उसे क्या म्यूटेट किया गया था या वो पेड़ ही ऐसा था, मैं ये जान नहीं पाया। मुझे अब भी वहां बैठे बैठे ये उत्सुकता थी आखिर ठाकुर साहब करना क्या चाहते थे। लेकिन तभी मुझे वहां पर अजीब से एहसास होने शुरू हो गए। मुझे वहां पर परछाइयां नजर आईं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई चल रहा हो। उसकी परछाई तो पड़ती, लेकिन वो नजर नहीं आता। मुझे कई परछाइयां नजर आई। मुझे कई लोगों की चलने की आवाज तक आई। मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन मैं ये जान गया था कि ठाकुर साहब आत्माओं, भूतों के साथ कुछ तो कर रहे थे। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वो जवान हो पाएं। लेकिन दूसरी दुनिया से इस तरह संपर्क बनाकर हमें बहुत नुकसान हो सकता है। मैं ये जानता हूं। अब मुझे और जवाब चाहिए थे और मुझे वो तहखाने से ही मिलने वाले थे। मुझे अब उस तहखाने में हर जगह को देखना था, हर कमरे को देखना था और मुझे शायद वो किताबें भी पढ़नी ही होंगी। मुझे पता करना होगा वो किस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो मशीनें करती क्या हैं। मुझे ये जानना था। मैं उन मशीनों को भी देखता रहा और वहां पर तलाश भी करता रहा। मुझे कुछ भी मिल नहीं रहा था। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैं इस तहखाने में एक बार आ चुका हूं। मुझे ठाकुर साहब एक बार लेकर आए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि वो बचपन से ही इस तहखाने को बनवा रहे थे। यहाँ पर वो एक छोटा सा कमरा बनवाना चाहते थे जहाँ पर वो गुप्त किताबें रखते। उसे वो एक खास दिशा में बनवाना चाहते थे, एक खास दीवार के पास। मैं उस दीवार के सामने खड़ा था। मुझे ये जानना था क्या सच में वहां पर कोई छोटा सा कमरा हो सकता है। वो दीवार ईंटों की बनी थी, लेकिन उसके पीछे कुछ भी हो सकता है। मुझे वो जानने की उत्सुकता थी। मैंने एक भारी चीज उस दीवार पर मारने की कोशिश की। मैं आवाज सुनना चाहता था। क्या वो एक सख्त दीवार है? कई हिस्सों पर भारी आवाज आई, यानी उसके पीछे मिट्टी थी, यानी वहां पर और कुछ नहीं था। लेकिन एक जगह पर आवाज गूंजी। वहां एक कमरा था। वहां बार बार मारने की कोशिश की गई और मैंने ये जान ही लिया कि वहां पर 10 बाय 10 का एक कमरा था। मैं अब ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उस कमरे में कैसे जा सकते हैं। मैं आसपास देख रहा था, लेकिन तभी मुझे एक ईंट हिलती हुई नजर आई। मैंने उस ईंट को खींचा तो मुझे अंदर एक हैंडल नजर आया। मैंने उस हैंडल को खोला तो मुझे पता लगा वो ईंटों का दरवाजा बना था जो हिल रहा था। मैंने खींचकर उस दरवाजे को खोल ही लिया। मैंने देखा वहां पर बहुत सारा सामान पड़ा था। वहां पर बहुत सारे पैसे, बहुत सारे गहने पड़े थे। इसी के साथ वहां पर एक किताब भी पड़ी थी। उस किताब में बहुत कुछ लिखा गया था और मैं जैसे जैसे उसे पढ़ता गया मुझे पता लगा वो सब मेरे लिए लिखा गया था। उसमें लिखा था कि डिटेक्टिव, तुमने इस जगह को ढूंढ ही लिया।
अगर तुम इस जगह पर पहुंच चुके हो तो यकीनन मैं मर चुका हूं। मेरे मरने के बाद ही तुम यहां पर आए होंगे, तो मैं यहां पर पूरी जानकारी को बता रहा हूं। इन मशीनों को मैंने इसीलिए बनवाया है ताकि दूसरी दुनिया से संपर्क किया जा सके। इनमें इतनी हाई एनर्जी है जो किसी भी चीज़ से जोड़ी जाए तो वहाँ पर दूसरी दुनिया का रास्ता खुल सा जाता है। वहाँ पर हाई एनर्जी सोर्स बन जाता है जिससे दूसरी दुनिया की आत्माएं शक्तिशाली हो जाती हैं। जब हम इस दरवाजे को नहीं खोलते तो यहाँ पर कई आत्माएं होती तो हैं, लेकिन हम उन्हें ज़्यादा महसूस नहीं कर सकते। शक्तिशाली आत्माओं को ही हम थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं। मैंने इस मशीन से कई आत्माओं को इस दुनिया में बुलवाया है। तुम तालाब में देख सकते हो, तुम उस पेड़ के पास ढूंढ सकते हो, तुम मेरे बेडरूम में एहसास पा सकते हो। 2-3 घंटे तक तुम वहां पर रुको, तुम्हें ऐसा एहसास होगा जैसे आत्माएं आसपास हैं। वो भी तुम्हें बहुत कुछ बता सकती हैं। तुम इस मशीन को चला दो तो इसका एक एनर्जी सोर्स उस तालाब की तरफ जाता है, एक एनर्जी सोर्स उस पेड़ की तरफ जाता है। इन दोनों में अजीब शक्तियां हैं। उस पेड़ को मैंने आधा दूसरी दुनिया में रखा है, आधा इस दुनिया में रखा है। उसके पत्ते हमेशा अजीब ही उगेंगे क्योंकि हमारे संसार के पेड़ ऐसे नहीं होते। ये दूसरी दुनिया का एनर्जी सोर्स वाला पेड़ है, इसके पत्ते ऐसे ही होते हैं। तुम्हें आसपास ऐसी शक्तियां महसूस होंगी। तुम अगर मुझसे बात करना भी चाहते हो, अगर मैं मर चुका हूं तो इस मशीन को चलाओ, उसके बाद उस पेड़ के पास जाओ और उसके पास लगे छोटे से बीजों में एक बीज को खा लो। उसके बाद तुम दूसरी दुनिया से जुड़ जाओगे। उसके बाद तुम उस तालाब के पास आना। वहाँ तालाब के पास तुम मुझसे मिल सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। मैं तुम्हें सभी जवाब दे दूंगा। मैं यहाँ पर सब कुछ पहले ही लिख चुका हूँ और मुझे शायद अभी पता नहीं है कि मैं मरूंगा किस कारण, लेकिन तुम्हें हर जवाब मैं दूंगा। मुझे बहुत कुछ पता लग गया था। इस छोटे से कमरे से कई बड़ी बड़ी भारी तारें जा रही थी जो शायद उस तालाब और उस पेड़ की तरफ ही जा रही थी। यहाँ पर एक ऐसी मशीन बनाई गई थी जिससे दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है। मुझे कई सवालों के जवाब ढूंढने ही थे। मुझे इस मशीन को चलाना ही था। मैं हर मशीन के पास गया तो मुझे पता लगा इन जनरेटर से ही इसे चलाया जा सकता है। वहाँ नीचे सैकड़ों की संख्या में जनरेटर थे। उनमें डीजल नहीं भरा गया था। मुझे डीजल लेकर आना था। मैंने एक टैंकर वहाँ पर मंगवा ही लिया। मैंने नीचे जनरेटर में बहुत सारा तेल भरवा दिया। सभी जनरेटर में तेल फुल था। अब मुझे उस मशीन को चलाना था जिससे हाई एनर्जी सोर्स निकलता और अब मुझे अपने सवालों के जवाब मिल ही जाते। अगर उन्हें किसी ने मारा है तो भी मुझे पता लग जाएगा और अगर उनकी मौत अपने आप हुई है तो भी आखिरी बार मैं उन्हें मिल ही लूँगा, उन्हें अलविदा कह दूँगा। उनकी उस किताब में ये भी कहा गया था कि इस मशीन को जब भी चलाना आसपास किसी को रखना मत, सबको यहाँ से भेज देना। किसी को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए। ये मशीन किसी गलत हाथों में पड़ गई तो बहुत नुकसान कर सकती है। कोई भी आसपास नहीं होना चाहिए। मैंने उनकी बात मान ली। हर नौकर को मैंने घर भेज दिया। मैं वहाँ पर अकेला था और मैंने बाहर ताला भी लगा ही लिया। मैं अब वहाँ उस मशीन को चलाने ही वाला था और मैंने उसे ऑन कर ही दिया। वहाँ पर रोशनी का एक सोर्स बन रहा था और नीचे बहुत तेज़ रोशनी थी। मैं वहाँ से बाहर निकला और मुझे उस तालाब और उस पेड़ के पास जाना था। मैं जान गया था क्यों शाम के वक्त ठाकुर साहब उस तालाब के पास पहले जाते और उसके बाद पेड़ के पास जाते। वो दूसरी दुनिया की आत्माओं से बात कर रहे थे। यकीनन उन्होंने कई आत्माओं को इस दुनिया में भेज दिया था और वो शायद अपनी गलती को सुधारना चाहते थे। इसी के साथ शायद वो जिंदा दोबारा होने की अपनी कोशिश करना चाहते थे, लेकिन अब वो शायद आत्मा ही होंगे और उनका शरीर तो खत्म हो चुका है। मैं ऊपर गया,
सबसे पहले मैं उस पेड़ के पास गया। मुझे उस पेड़ के एक बीज को खाना था। मुझे ऐसा ही करना था। मुझे ठाकुर साहब पर पूरा भरोसा था। मैंने ऊपर चढ़कर एक छोटे से बीज को तोड़ लिया। उस पेड़ का कोई फल नहीं था, बल्कि अजीब सा एक छोटा सा बीज ऊपर लगा हुआ था। ऐसे बीज कई जगह पर लगे हुए थे और हर बार अलग अलग से लग रहे थे। कई बीज चमकीले तो कई कम चमकने वाले। मैंने एक बीज को मुंह में डाल लिया और चबाकर उसे खा लिया। बहुत गंदा सा स्वाद था, लेकिन फिर भी ज़्यादा कड़वा नहीं था। मैंने उसे निगल लिया था। उसके बाद मुझे जैसे चक्कर से आने शुरू हो गए। मुझे कमज़ोरी सी महसूस होनी शुरू हो गई थी। मैं जानता था शायद दूसरी दुनिया से मैं जुड़ सा गया हूँ। उसके बाद मुझे वो परछाइयाँ नजर आना शुरू हो गई और अब मैं ये भी देख पा रहा था कि वो परछाइयाँ किन की थी। मुझे आत्माएं नजर आ रही थीं। वहाँ पेड़ के पास मैं कई आत्माओं को देख रहा था। मेरा कमज़ोर सा शरीर और मैं चलकर उस तालाब के पास जाना चाहता था। मैंने कई आत्माओं को देखा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। कई लोग थे वहाँ पर। शायद वो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आ चुके थे। वो मुझे देखकर मुस्कुराते जा रहे थे, शायद जैसे वो मुझे पहले से जानते हों। यहाँ पर मैं कई दिनों से रह रहा था। वो मुझे देख पा रहे थे, सिर्फ मैं ही उन्हें देख नहीं सकता था। आज मैं भी उन्हें देख पा रहा था। मैं उसके बाद उस तालाब के पास गया और अब मैं ठाकुर साहब से मिलना चाहता था। क्या उनकी आत्मा भी यहाँ पर मौजूद होगी? क्या उनकी आत्मा मुझसे बात करेगी? मैं 15 मिनट तक वहाँ पर बैठा रहा और मुझे ठाकुर साहब की आत्मा नज़र नहीं आई। तभी मुझे उस पानी में एक परछाई सी महसूस हुई। वो चेहरा ठाकुर साहब का था। वहाँ पर मुझे पानी के अंदर बुलाया जा रहा था। मैंने उस पानी के अंदर छलांग लगा दी। उसके बाद मुझे ठाकुर साहब उस पानी में नजर आए। मेरा थोड़ी थोड़ी देर बाद दम घुटता और मैं पानी के ऊपर आ जाता। जैसे ही मैं उस पानी के नीचे जाता, मुझे ठाकुर साहब मिलते। वो मुझसे बात करते। मैं उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। मैं उनसे बात करता जा रहा था और उन्होंने मुझे पूरी सच्चाई बताना शुरू कर दी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें पता है मेरी मौत कैसे हुई? मैंने उस दिन एक गोली खा ली थी। उस गोली से मेरे दिल की धड़कन बहुत कम हो जाती और उसी कारण मेरी मौत हो गई और मैं इसी तालाब में जा गिरा। मेरी आत्मा इस दुनिया में आ गई, लेकिन मुझे पता था तुम ढूंढते हुए यहाँ पर ज़रूर आओगे। तुम कारण जानना चाहोगे। आखिर मैं बिल्कुल ठीक था। मुझे कभी भी हार्ट अटैक नहीं आया, तो अब कैसे आ गया और मैं कैसे मारा गया? मुझे यकीन था तुम आओगे। तुम डायरी को ढूंढोगे, तुम मशीनों को ढूंढोगे, तुम मेरे उस खुफिया कमरे को ढूंढोगे। मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं भी उनसे सवाल कर रहा था, उन्होंने आखिर ऐसी मशीन क्यों बनाई? क्या सच में जिंदा हुआ जा सकता है? उसके बाद मुझे ठाकुर साहब ने पूरी सच्चाई बताना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि सच में आत्मा को इस मशीन से इस दुनिया में लाया जा सकता है। इस मशीन की एनर्जी जब आत्मा को मिलती है तो वो शक्तिशाली हो जाती है। तुम्हें पता है आत्मा के पास इतनी शक्तियां नहीं होती। कुछ बड़ी आत्माएं होती हैं जो शक्तिशाली होती हैं, लेकिन वो भी इंसानों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। अगर एक आत्मा के पास ज़्यादा शक्ति हो तो वो इंसान पर काबू पा सकती है, उसके शरीर पर काबू पा सकती है। अगर वो इंसान ना लड़े तो वो उस पर पूरी तरह से काबू पा सकती है, लेकिन उसके लिए इंसान को भी कमज़ोर करना पड़ता है। तुम्हें पता है उस बीज से हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। तुमने उस बीज को खाया है, तुम्हारा शरीर कमज़ोर है। तुम्हारी आत्मा इस शरीर को कभी भी छोड़ सकती है। मैं इस बात को सुनकर डर सा गया। मैंने उनसे कहा, क्या मैं मर तो नहीं जाऊंगा? तो उन्होंने कहा, नहीं, मरोगे नहीं, बस तुम्हारी आत्मा कमज़ोर हो चुकी है जो इस शरीर को कभी भी छोड़ सकती है। अगर कोई शक्तिशाली आत्मा उस पर कब्जा कर ले तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर को छोड़ देगी। तुम्हें पता है यहाँ पर सबसे शक्तिशाली आत्मा किसकी है? किसको पता है
इस शक्ति को एब्जॉर्ब कैसे किया जा सकता है? किसको पता है इस एनर्जी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और कैसे अपनी आत्मा को एक शरीर में डाला जा सकता है? वो मैं हूं। मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया। मुझे पता था कि मैं इस तरह से मरूंगा तो तुम जरूर आओगे, तुम तफ्तीश जरूर करोगे और तुम इसे ढूंढ ही पाओगे कि मैं यहां पर कैसे मरा। तुम मशीनों को भी चलाओगे, तुम मेरी पूरी बात मानोगे और नौकरों को यहां से भेज दोगे। तुम अकेले होगे, तुम मेरी बात मानकर उस बीज को भी खा लोगे और इस तालाब में मेरे पीछे पीछे आओगे जरूर। मैं जानता था तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। मैंने तुमसे दोस्ती भी इसीलिए की थी ताकि तुम्हारे शरीर को मैं अपना सकूं। तुम्हारे नाम इतना पैसा किया मैंने, सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दी। पता है क्यों? क्योंकि यह शरीर अब मेरा होने वाला है। मेरा उस पानी में दम घुटता जा रहा था। मैं उस पानी से ऊपर आना चाहता था, लेकिन जैसे ठाकुर साहब ने मेरे पैर को पकड़ लिया, उसके बाद वो कहने लगे, तुम्हें पता है उस दिन तुम्हारी टांग किसने पकड़ी थी? मैंने पकड़ी थी। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि अभी मुझ में कितनी शक्ति है। उस दिन बहुत कम थी और मैं तुम्हें थोड़ा ही नीचे खींच पाया। तुमने जोर लगाया और तुम वापस चले गए। आज मुझ में बहुत शक्ति है, तुम ऊपर नहीं पहुंच सकते। तुम्हारी कमजोर आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी। मेरा दम घुटता जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मरने वाला हूं। मुझे मौत नजर आ रही थी, लेकिन तभी किसी ने मुझे धक्का लगाना शुरू कर दिया। मैंने नीचे देखा, वहां कई आत्माएं थी। वो मुझे धकेल कर ऊपर ले जाना चाहती थी और सिर्फ एक आत्मा थी जो मुझे नीचे खींच रही थी। ठाकुर साहब की आत्मा मुझे पानी के नीचे खींचती जा रही थी। उनकी आत्मा जैसे सबसे शक्तिशाली हो। वहां कई आत्माएं मुझे ऊपर धकेलती जा रही थी और अंत में जैसे उन आत्माओं ने जीत हासिल कर ली। उन्होंने मुझे एक धक्का दिया और जैसे ठाकुर साहब की पकड़ कमजोर हो गई। मैं उस पानी के ऊपर था। मैं भागता हुआ उस तालाब से बाहर आ गया। मुझे अब भी परछाइयां नजर आ रही थी कई आत्माओं की, और तभी पानी एक झटके से हिला। उस पानी में एक परछाई नजर आई। वो थी ठाकुर साहब की। वो मुझे अब भी अंदर बुलाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें पानी से बाहर आते हुए देखा। वो मेरा पीछा कर रहे थे। उनके ऊपर जैसे अजीब सा धुआं था। मैं भाग रहा था। मुझे पता था मुझे क्या करना है। मैं यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैं भागता हुआ उस हवेली के नीचे गया। मैं उस तय खाने में गया और एक एक करके उस जनरेटर को बंद करने लगा। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे जकड़ रहा हो। मुझे आसपास ठाकुर साहब का एहसास हो रहा था। मुझे आसपास कई आत्माएं नजर आ रही थी। वो जैसे मुझे बचाना चाहती थी। मैं एक एक जनरेटर बंद नहीं कर सकता था क्योंकि वहां पर बहुत सारे जनरेटर थे। मैं उस मशीन को बंद कर सकता था। मैं भागता हुआ वहां पर गया और मैंने तारों को खींचकर उस मशीन को बंद करना चाहा। वो बंद नहीं हो रही थी और मैंने एक भाला उठाया और उस मशीन पर मारना शुरू कर दिया। उससे जैसे कड़कती बिजली निकल रही थी। वो जैसे अपने आप आग में झुलस रहा था। धीरे धीरे वो मशीन जैसे बंद होनी शुरू हो गई। वहां पर पूरा अंधेरा हो गया था और जनरेटर की तारें भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। वहां जनरेटर की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन उनकी बिजली मशीन तक नहीं पहुंच रही थी। वहां जैसे सन्नाटा सा छा गया। मुझे जो एहसास हो रहे थे वो एहसास होने बंद हो गए। मैं भागता हुआ उस हवेली के ऊपर आया। मैं उस तालाब को देख रहा था। मुझे वहां पर परछाइयां तो नजर आईं, लेकिन कोई नजर नहीं आया। इसके बाद मैं उस हवेली से भागकर निकला और मैं अपने घर आ गया। उस रात मैं ये सोचता ही रहा कि मैं उस तालाब से बाहर ना निकल पाता तो मेरा क्या होता।
उसके बाद मैंने अपनी रिपोर्ट पुलिस को भी दे दी। मैंने यही बताया कि ठाकुर साहब पागल हो गए थे, लेकिन हमें उनका एक काम करना ही होगा। मरने से पहले वो चाहते थे कि मैं उनकी सारी संपत्ति का हकदार बनूं, और जो वो करना चाहते थे मैं वो करूं। मैं वो कर पाया जो मैं करना चाहता था। मैंने उस सारे पैसे को चैरिटी में दान कर दिया। मैंने अपने नाम पर 3 अस्पताल बनवाए। मैंने उस गांव के आसपास कई स्कूल खोले। उस सारी संपत्ति का इस्तेमाल मैंने ऐसे ही किया। मैं अब भी मन में अपने दोस्त को याद कर रहा था जो मेरा शरीर पाना चाहता था। मुझे कभी वो अच्छा लगा करता था, लेकिन वो अच्छा नहीं था। लेकिन उसके पैसों ने कुछ अच्छा तो कर ही दिया। इस केस को मैं ज़्यादा रहस्यमय नहीं कह सकता, लेकिन ये मेरा पर्सनल केस था जहाँ पर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। आपको ये केस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको डिटेक्टिव सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मैं आगे भी ऐसे ही केसेस लाता रहूँगा, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।